एपिसोड 351 टू 360। अध्याय 351। 122 स्त्रियों में निर्दयता के बिना उनकी स्थिति अस्थिर है। हेयन ने कभी नहीं सोचा था कि यह स्थिति होगी और वह भरने से खुद को नहीं रोक सका। आपकी बहन भी एक दयनीय व्यक्ति है। मुझे बाद में पता चला कि मिस बाई ने मेरे भाई से शादी करने की योजना बनाई थी क्योंकि उसकी कंपनी दिवालिया होने वाली थी। उससे शादी करके उसकी कंपनी बच सकती थी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मिस बाई कैसी इंसान है। मेरे भाई का उन्होंने पूरी तरह से इस्तेमाल किया था। दुख की बात है कि मेरी बहन और उसका प्रेमी एक बार फिर शादीशुदा जोड़ा नहीं बन पाए। हेयन ने उसे गले लगाया और कहा, तुम और तुम्हारी बहन ने सचमुच मेरा दिल तोड़ दिया है। चाहे बाहरी दुनिया तुम्हें कितनी भी गलत समझे, मैं हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि हमारे बच्चे के लिए भी। कांग जिनिक्सियन हेयन की बाहों में झुक गई। उसकी आंखों में उपहास की झलक दिखाई दी। तभी एक काली बिजनेस सेडान धीरे धीरे आती हुई दिखाई दी। कार को देखते ही कांग जिनशियान ने सहज ही हेयन को धक्का दे दिया और घबराकर नीचे देखने लगा। यह उसके भाई की कार थी, वह जरूर अंदर होगा। अगर उसने उसे हेयन के साथ देखा तो क्या वह उसे गलत समझेगा। कार उनके पास से गुजरी और बिना किसी रुकावट के एस्टेट में प्रवेश कर गई। चीड़ की सुइयां ऊपर उठ रही थीं और बेरहमी से नीचे गिर रही थीं। कांग जिनिक्सियन वहीं खड़ा था, अचानक चिंतित महसूस कर रहा था और सहज रूप से कार का पीछा करना चाहता था। उसके भाई ने जरूर उसे गलत समझा होगा। उसे क्या करना चाहिए, वह क्या कर सकती है। तभी उसके पीछे से हेयन की हैरान आवाज आई, क्या ये राष्ट्रपति यून की कार है? वह इस समय वापस क्यों आ रहे हैं? कांग जिनिक्सियन रुक गई। आखिरकार हेयन का विश्वास जीतने में कामयाब होने के बाद वह अपने सभी प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने दे सकती थी। मुस्कुराते हुए वह मुड़ी और अपने कानों के पीछे कनपटियों पर बिखरे बालों को ब्रश किया। शायद भाई को कुछ काम होगा, चलो। हेयन ने कांग जिनिक्सियन की बेचैनी पर ध्यान नहीं दिया और उसकी कमर पर हाथ रखकर चला गया। युनशेन को वापस आते देख युनशू ने आश्चर्य से अपनी बाहें उठाईं। शेन, तुम इस समय वापस क्यों आए हो? सुएंटोंग के साथ हुई घटना के बाद से युनशेन घर पर और भी अधिक चुप हो गई थी, इस हद तक कि युनशू समझ नहीं पा रही थी कि उसका बेटा क्या सोच रहा था। मैं कुछ दस्तावेज लेने आया था, उन्होंने ऊपर जाते हुए कहा। वह दस्तावेजों के लिए अपने सहायक को भेज सकते थे, फिर उन्होंने स्वयं यात्रा क्यों की? युनशू ने युनशेन की पीछे हत्ती पीठ की ओर देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। कांग जिन से मुस्कुराई, माँ मैं जाकर उसका हालचाल पूछती हूँ। ये कहकर वह उसके पीछे ऊपर चली गई। युन्या अपना बैग पीठ पर लादे घर से निकलने ही वाली थी कि उसके कान फड़फड़ाए। युनशेन वापस आ गया था। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना बैग नीचे फेंक दिया और बाहर चली गई। भाई शेन, मैंने तुम्हें कई दिनों से नहीं देखा, क्या तुम आज रात घर पर रहकर खाना खा सकते हो? कांग जिनसे ने अध्ययन कक्ष का दरवाजा खोला और नाजुक और कोमल आवाज में युनशेन का हाथ थाम लिया। युनशेन पीछे हट गया। भौहें चढ़ाते हुए उसने उसके पास आते हाथ को झटक दिया। उसका चेहरा ठंडा था, उसकी निगाहें तिरस्कार से भरी थीं। मुझे मत छुओ। कांग जिनसे की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि युनशेन अचानक उसके खिलाफ क्यों हो गया। क्या बच्चे की वजह से? क्या यह आदमी उसे समझ नहीं पा रहा था? क्या उसकी उम्र के आदमी के लिए बच्चों को पसंद करना स्वाभाविक नहीं था, या इसलिए कि वह उसके बच्चे को जन्म देने के लायक नहीं थी? हर बार जब वह ऐसा सोचती तो कांग जिनसे का दिल टूट जाता। वह आंसू भरी आंखों से युनशेन को देखती। भाई शेन, मैंने क्या गलत किया है कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? अगर आपको बच्चा पसंद नहीं है तो ठीक है, मैं उसे अभी हटा दूंगा। युनशेन ने उसे घृणा से देखा। क्या तुम में हिम्मत है? कांग जिनसे का गला भर आया, फिर उन्होंने दुख में अपने होंठ काट लिए। भाई शेन, मैं 1 दशक से भी ज्यादा समय से आपके साथ हूँ। क्या आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? मेरी उम्र में अगर मैं गर्भपात कराऊंगी तो मैं फिर कभी बच्चे पैदा नहीं कर पाऊंगी। क्या आप समझते हैं कि एक औरत के लिए ये कितना विनाशकारी होता है? युनशेन ने जवाब में ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें गर्भवती कर दिया? उनके शब्द अत्यंत निर्दयी थे। कांग जिनसे का चेहरा पीला पड़ गया और वह 2 कदम पीछे हट गई तथा अपने सामने खड़े आदमी को अविश्वास से देखने लगी। आखिरकार उसे उसकी नज़र साफ दिख गई। अब तक वह खुद को धोखा दे रही थी। उसके लिए वह एक बेकार खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं थी। युनशेन ने अपनी नज़रें हटा लीं और उदासीनता से कहा, बाहर निकल जाओ। कांग जिनसे ने अपने होंठ काटे, मुट्ठियां भींची और कमरे से बाहर चली गई। अब जाकर उसे कुछ कठोर सत्यों का एहसास हुआ जो क्रूर होते हुए भी उसे पूरी तरह से सचेत कर चुके थे। युनशेन को खोने के बाद वह और कुछ नहीं खो सकती थी। उसे इस बच्चे को जन्म देना ही था। केवल तभी वह यून परिवार में अपना स्थान सुरक्षित कर सकती थी। उसके वर्षों के समर्पण व्यर्थ नहीं जा सकते थे। कांग जिनसे के जाने के बाद युनशेन अपनी मेज की तरफ बढ़ा। उसकी नज़र मेज पर रखी एक भैंस की मूर्ति पर पड़ी। उसने उसे 3 बार बाएं दाएं घुमाया। अचानक किताबों की अलमारी बीच से खुल गई और एक गुप्त कमरा दिखाई दिया। युनशेन अंदर आया। अध्याय 352। 122 स्त्रियों में निर्दयता के बिना उनकी स्थिति अस्थिर है _8। कांग जिनसे अभी बाहर आई ही थी कि संकरे रास्ते पर उसकी मुलाकात जी युन्या से हो गई। क्या हुआ? अगर एक गर्भवती महिला को रोना पसंद है तो हो सकता है कि उसका बच्चा रोने वाला निकले, युन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। कांग जिनसे ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, अपनी बेरुखी बंद करो। अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते, हट जाओ। युन्या ने एक और कदम आगे बढ़ाया। आंटी जियांग, मौसम गर्म हो रहा है, अपनी जिगर की आग को इतनी भयंकर रूप से जलने मत दो। या क्या ऐसा है कि पिताजी ने आपको संतुष्ट नहीं किया है? इच्छा से भरी हुई कहीं बाहर निकलने का रास्ता नहीं। इसे बर्दाश्त न कर पाने के कारण कांग जिनसे ने गाली देते हुए कहा, एक युवा लड़की ऐसे बेशर्म शब्द बोल रही है, तुम खुद को शीर्ष सोशलाइट कहते हो। मुझे मत हंसाओ। युन्या मुस्कुराई। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया और उसने धीरे से कहा, मैं बस तथ्य बता रही हूँ।
अगर तुम कर सको तो जाकर पत्रकारों को बताओ कि मैंने अभी क्या कहा, और देखते हैं कि वे तुम पर या मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं। जब लड़की ने ये कहा तो वह घमंड से भरी हुई और गर्वित लग रही थी, जिससे कांग जिन से इतना क्रोधित हो गई कि वह अपनी मुट्ठियां भींचने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। जी यूनिया, क्या यही तुम्हारा असली चेहरा है? बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसा, उतना ही घमंडी और घिनौना। यूनिया ने अपने होंठ टेढ़े किए। मैं अपनी माँ की बेटी हूँ, स्वाभाविक रूप से मैं उनकी तरह दिखती हूँ, लेकिन मैं उनसे अलग हूँ। उन्होंने मालकिन को बेफिक्र रहने दिया। मैं अपनी आंखों में रेत का एक कण भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या होगा अगर मेरा एक भाई है जो विरासत के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा करता है? यह एक ऐसे बाघ को पालने जैसा होगा जो मुझ पर हमला कर दे, है ना? लड़की, जो मनोचित्रित हो, एक कोमल आवाज में बोल रही थी, जो देखने में असीम रूप से प्यारी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक तिरस्कारपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण चमक टिमटिमा रही थी। हंसी की हद तक क्रोधित होकर कांग जिनसे ने कहा, आखिरकार तुमने अपना असली मकसद बता ही दिया। विरासत के लिए लड़ रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ अपनी काबिलियत से यून परिवार की संपत्ति हड़प सकते हो? सपने देखते रहो। ये सब मेरे बेटे का है और बेहतर होगा कि तुम इसमें से एक पैसा भी पाने के बारे में मत सोचना, वरना मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम एक भयानक मौत मरो। यूनिया जरा भी नहीं डरी और अचानक कांग जिनसे के पास झुक गई। कांग जिनसे सहज ही पीछे हट गया, लेकिन यूनिया और भी पास आ गई। आंटी जियांग, आप सचमुच बहुत दयनीय हैं। क्या आपको पता है कि पापा आपको अपना बच्चा क्यों नहीं देना चाहते? जरा सोचिए, कहते हैं कि गर्भधारण करने से औरत 3 साल तक बेवकूफ़ बन जाती है, और यह सच है। जब आपकी जगह कोई और ले लेगा तो मैं देखना चाहूंगा कि आप किससे रोएंगी। आपका क्या मतलब है? यूनिया के पतले होंठ थोड़े मुड़े, उसकी आंखों में एक क्षणिक चमक आई। मैंने सुना है तुम्हारे अलावा पापा का एक और छोटा सा प्रेमी है, और यह छोटा प्रेमी भी गर्भवती है। तुम तो बस बिस्तर गर्म करने के लिए हो। वह प्रेमी पापा के दिल के पास से निबार का तिल है, जिसे वे बेहद प्यार करते हैं। क्या तुम सोच रही हो कि बाई रान से तलाक तुम्हारे लिए था? तस्क तस्क, उसने कांग जिनसे की आंखों को ऐसे देखा जैसे कोई मूर्ख को देखता है, दयनीय और दुखी दोनों। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। कांग जिनसे ने सहज रूप से यूनिया को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन यूनिया की आंखें चमक उठीं और चकमा देने के बजाय उसने अपना चेहरा और करीब झुका लिया। हालांकि अपेक्षित दर्द नहीं आया। यूनिया ने ऊपर देखा तो उसके सामने एक लंबा व्यक्ति खड़ा था और उसके होठों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान उभर आई। कांग जिनसे, तुम क्या कर रहे हो? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। युनशेन ने कांग जिनसे की कलाई पकड़ ली, उसकी ठंडी निगाहें उस पर टिकी रहीं। चौंक कर कांग जिनसे ने सहज भाव से कहा, भाई शेन, क्या तुम जानते हो जी यूनिया ने अभी क्या कहा? मैं इतना गुस्से में था कि मुझे। युनशेन के पतले होंठ थोड़े मुड़ गए और उसने ठंडे स्वर में कहा, वह मेरी बेटी है और उसे सबक सिखाने का काम कभी तुम्हारा नहीं है। यहाँ से चले जाओ। ये कहते हुए उसने बिना ये परवाह किए कि कांग जिनसे गिरने ही वाला है, उसका हाथ छोड़ दिया। कागजों का थैला थामे वह चला गया। उसने शुरू से अंत तक यूनिया की ओर नहीं देखा था। कांग जिनसे को एक बार फिर 10,000 अंकों की क्षति हुई। क्या वह जी यूनिया को नापसंद नहीं करता था? फिर वह जी यूनिया के पक्ष में क्यों खड़ा हुआ? यूनिया को कांग जिनसे के चेहरे पर बदलते भाव देखकर मजा आया और उसने होंठ टेढ़े करके कहा, आंटी जियांग, मैं पापा की जैविक बेटी हूँ, खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। चाहे वो मुझे कितना भी नापसंद करें, आप जैसे किसी बाहरी को मुझ पर उंगली नहीं उठाने देंगे। रही बात विरासत की तो बेहतर होगा कि आप बात करने से पहले अपने बच्चे को जन्म दे दें, वरना आपके बच्चे के आकार लेने से पहले ही कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है और सब बेकार हो जाएगा। फिर बस घर से निकाले जाने का इंतजार करो। तुम्हारी उम्र में दोबारा बच्चे को जन्म देने में असमर्थ, टीएस। कैसा निराशाजनक अंत। ऐसा कहकर उसने कांग जिनसे के राग जैसे चेहरे की ओर देखना बंद कर दिया और अपने कमरे में वापस चली गई। अभी अभी की जांच से उसके लिए कुछ पुष्टि हो गई थी। हे युनशु, मैंने तुम्हारे लिए पीले झरनों का रास्ता पहले ही तैयार कर दिया है, बस इंतजार करो। कांग जिनसे ने मन ही मन अपने दांत पीस लिए। सच कहूं तो वो जी यूनिया की बातों से मन ही मन सहमत थी। वो हमेशा से खुद को धोखा देती आई थी। अब जब वो जाग गई थी तो वह अब इतनी मूर्खता नहीं करेगी। प्राथमिकता उस औरत को ढूंढना था। वह उस औरत को एक भयानक मौत मरवाने पर तुली हुई थी। कांग जिनसे की आंखों में एक भयंकर चमक दौड़ गई। अपने मूल में वह एक स्वार्थी और दुर्भावनापूर्ण महिला थी, और अब एक कोने में फंसकर उसका असली स्वरूप और अधिक स्पष्ट हो गया था। निर्दयता के बिना स्थिति में स्थिरता नहीं आती। अपनी स्थिति को बनाए रखने तथा यश और धन की खातिर उसे निर्दयी बनना पड़ा। पब फ्यूचर एड्स। अध्याय 353। 123। किसी का दिल जीत लो, फिर कोई पछतावा नहीं रहेगा। बाईशियांग शियांग खिड़की के पास खड़ी थी, दोनों हाथों को क्रॉस करके। वह अपनी माँ के पिछले टेलीफोन कॉल में कहे गए शब्दों के बारे में सोच रही थी। आज रात उसकी मौसी बाई परिवार के घर पर एक भोज का आयोजन करने वाली थी, जिसमें कई मशहूर हस्तियों और मीडिया को आमंत्रित किया गया था। यह एक बड़ा आयोजन लग रहा था। उसकी माँ चाहती थी कि वह मिस्टर पेई को अपने साथ वापस ले आए, जो बिना ज्यादा कहे ही काफी साफ जाहिर कर रहा था। उसकी माँ ने सोचा कि वह और पेई किंगहान पहले से ही करीब आ गए हैं, लेकिन सच तो ये था कि स्वास्थ्य लाभ के इन दिनों में उसने पेई किंगहान का चेहरा भी नहीं देखा था, और यह उम्मीद करना तो दूर की बात थी कि वह उसके साथ भोज में जाएगा। इसके लिए उसे किसी विचार की आवश्यकता नहीं थी। नहीं, शायद एक मौका था। कल उसने आहलिंग को किसी और नौकर से बात करते सुना कि पेई किंगहान आज लौट आएगी और उसे आज दोपहर ही भेज दिया जाएगा। यही उसका एकमात्र मौका था और उसे इसका फायदा उठाना था। ये सोचते हुए उसने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। दोपहर के 2 बज रहे थे। मई के अंत में जियांगजोऊ में तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा था। खिड़की के बाहर सूरज चमक रहा था। उसकी तेज गर्मी धरती को झुलसा रही थी, जिससे इस दमघोंटू मौसम में हर कोई चिड़चिड़ा महसूस कर रहा था।
बाईशियांग शियांग कमरे में इधर उधर घूम रही थी और उसी समय खिड़की के बाहर से कार के हॉर्न की आवाज़ आई। बाईशियांग शियांग जल्दी से खिड़की की ओर देखने लगी। वह बहुत खुश हुई। पेई किंगहान वापस आ गया था। उसने शीशे के सामने खुद को बहुत ही सावधानी से तैयार किया, प्राकृतिक मेकअप की एक परत लगाई जिससे वह लगभग बेपर्दा दिख रही थी, फिर भी उसकी त्वचा अधिक गोरी और कोमल दिखाई दे रही थी, जो युवा जोश से भरी हुई थी। वह अपनी खूबियों और कमजोरियों को अच्छी तरह जानती थी। उसका मासूम सा चेहरा उसे जवान दिखाता था, उसमें वो नारीत्व नहीं था जो पुरुषों को आकर्षित कर सके। फिर भी दूसरी ओर उसका युवा आकर्षण छलकता था। जब चाहे वह पल भर में आकर्षक बन सकती थी और कुछ पुरुष उसके झांसे में आ जाते थे। आहलिंग ने जो भी कपड़े उसके लिए लाए थे वे सभी बहुत अच्छे थे, लेकिन बहुत ज्यादा परिपक्व भी। उसने एक गुलाबी रंग की फूली हुई आस्तीन वाली औरतों जैसी पोशाक चुनी, जो उस पर एक युवा सुंदरता की प्रबल शक्ति का प्रतीक थी। वह सही समय पर नीचे की ओर चली गई। एक दुबली पतली प्रतिष्ठित आकृति वाले व्यक्ति ने आराम से बाहर से बैठक कक्ष में प्रवेश किया। उसने समय रहते आश्चर्यचकित चेहरा बनाया। मिस्टर पेई। पेई किंगहान ने उसकी तरफ देखा, उसकी हमेशा की तरह शांत और उदासीन नजर। उसे उसकी आंखों में कुछ भी अलग नहीं दिखा। उसके पीछे पीछे आ रहे फूबाई ने ही कहा, मिस बाई, क्या आपकी चोट ठीक है? उसकी मुस्कान गर्मजोशी से भरी थी और वह पेई किंगहान से ज्यादा मिलनसार लग रहा था। पेई किंगहान चांदनी की तरह थे, शांत, अलग थलग, और हालांकि आपके सामने खड़े थे, लेकिन उनमें अप्राप्यता का भाव था। ये पहली बार था जब बाईशियांग शियांग पेई किंगहान के इतने करीब आई थी और उसे अंदर से थोड़ी ठंडक महसूस हुई। फिर उसे बार वाली वो रात याद आई, उसकी फुर्तीली और तेज हरकतें, और वो डर उसके अंदर एक हल्की खुशी में बदल गया। बहुत अच्छा, धन्यवाद श्रीमान पेई, आपकी देखभाल के लिए। मैं आज घर लौट जाऊंगा। फूबाई ने पेई किंगहान की ओर देखा और मुस्कुराई। क्या मिस बाई कुछ दिन और नहीं रुकेंगी? बाईशियांग शियांग ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मेरी चाची आज रात घर पर भोज का आयोजन कर रही हैं और मैं अनुपस्थित नहीं रह सकती। पेई किंगहान की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही जब उसने बाईशियांग शियांग की ओर देखा। मैं बाद में किसी को तुम्हें वापस भेज दूंगा। बाईशियांग शियांग ने मधुर मुस्कान दी। उसकी आंखें अर्धचंद्र की तरह मुड़ी हुई थीं, अत्यंत मनमोहक। तो मुझे श्री पेई को धन्यवाद देना चाहिए। पेई किंगहान उन आंखों को घूरता रहा। कुछ क्षण के लिए वह अपना आपा खो बैठा, लेकिन ये केवल एक क्षण के लिए था। फिर वह अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया और ऊपर की ओर चला गया। फूबाई ने बाई जियांगजियांग को क्षमाप्रार्थी मुस्कान दी और पेई किंगहान का अनुसरण किया। बाईशियांग शियांग ने उनके पीछे हटते हुए लोगों को देखा। उसके दिल में निराशा का भाव था। तभी उसे कुछ ख्याल आया और उसकी आंखों में चमक आ गई। बॉस, मुझे लगता है कि वह युवती काफी सुंदर है। क्यों न उसे अपने यहाँ रखने पर विचार किया जाए? फूबाई ने आधिकारिक बातों पर चर्चा करने के बाद विषय से भटकते हुए कहा। बेहतर होगा कि आप वह समय अपने आदमियों को प्रशिक्षित करने में लगाएं, ताकि उन्हें बिना पता चले ही सिर पर चोट न लगे। पेई किंगहान ने उदासीनता से जवाब दिया। फिर भी तुम्हें उसके बारे में कुछ अलग महसूस हो रहा होगा, अन्यथा तुम उसे वापस नहीं लाते। फूबाई ने उसकी ठुड्डी को सहलाते हुए पेई किंगहान की जांच करते हुए कहा। पेई किंगहान के होंठ थोड़े मुड़े। अगर और कुछ नहीं है तो आप जा सकते हैं, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। चूंकि इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ज़ियाओ बेई को उसे वापस ले जाने की व्यवस्था करूंगा। आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? ये ठीक है। पेई किंगहान ने अपनी कोहनी को मेज पर टिकाते हुए और माथे को रगड़ते हुए कहा। वह कुछ थका हुआ सा लग रहा था। उसका सिर दर्द फिर से बढ़ गया था। फूबाई ने अपना सिर हिलाया और बाहर चला गया। बाईशियांग शियांग के पास कोई सामान नहीं था, इसलिए वह बिना कुछ लिए ही चली गई। अपने सामने खड़े फूबाई को देखकर उसने धीरे से कहा, क्या आप कृपया मेरे लिए श्री पेई को एक संदेश दे सकते हैं? फूबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, कृपया आगे बढ़ें। बाईशियांग शियांग ने बगीचे में खिले चमकीले फूलों को देखा और उत्सुकता से कहा, एक दशक का वचन, प्रिय मित्र, आप वापस आने के लिए समय ले सकते हैं। ये शब्द कहकर वह मुड़ी और कार में बैठ गई। अध्याय 354 123 किसी का दिल जीतना मतलब कोई पछतावा न होना _2। काली सेडान कार तेजी से भाग गई और अपने पीछे धूल का गुबार छोड़ गई। फूबाई ने भौहें चढ़ाईं। इसका क्या मतलब था? उसने ईमानदारी से पेई किंगहान को संदेश पहुंचाया, जो आंखें बंद करके आराम कर रहा था। उस आदमी की आंखें अचानक खुल गईं। उसकी निगाहों में एक तेज चमक क्षण भर के लिए चमकी और फिर गायब हो गई। उसने अपनी भौहें इस तरह सिकुड़ी जैसे किसी बात को ध्यान से याद कर रहा हो। उसकी छोटी उंगली उसके अंगूठे के तलवे से धीरे धीरे रगड़ रही थी, एक छोटा सा इशारा जो वह अक्सर गहरी सोच में डूबे होने पर करता था। फूबाई ने अपनी सांस रोक ली, क्योंकि उसे पता था कि अब चुप रहने का सबसे अच्छा समय है। अचानक पेई किंगहान उठ खड़ा हुआ। वह कहाँ है? फूबाई को कुछ आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने उस सामान्यतः शांत रहने वाले व्यक्ति की आंखों में एक प्रकार की तत्परता देखी। वह तो पहले ही जा चुकी है। बिना एक और शब्द कहे पेई किंगहान ने अपना कोट पकड़ा और बाहर निकल गया। जियो बेई से संपर्क करो, उसे कार रोकने के लिए कहो। फूबाई को आश्चर्य हुआ कि उस पहले संदेश का क्या मतलब था जिससे बॉस इतना चिंतित हो गया। ये बाईशियांग शियांग सचमुच कुछ खास था। कार में बैठी बाईशियांग शियांग ऊपर से तो शांत दिख रही थी, लेकिन उसका दिल बेचैनी से भरा हुआ था। यदि यह असफल हो गया तो क्या होगा? उसकी गोद में रखे हाथ अनायास ही भींच लिए गए। वह केवल यही आशा कर सकती थी कि कार धीमी गति से चले, यदि संभव हो तो और भी धीमी गति से। जिन्हुआ रोड पर पहुंचने के बाद 500 मीटर आगे बढ़ने के बाद दाहिनी ओर मुड़कर 3 ट्रैफिक लाइटों को पार करने के बाद वे बाई फैमिली विला के पड़ोस में पहुंचेंगे। हर गुजरते पल के साथ उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। लाल बत्ती पर इंतजार करते हुए ड्राइवर ने एक फ़ोन कॉल उठाया। उसने तुरंत कान खड़े किए, लेकिन ड्राइवर के फ़ोन काटने से पहले 2 बार हाँ कहने के अलावा उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। जैसे ही लाल बत्ती हरी हुई, कार दाहिनी ओर मुड़ गई, लेकिन यातायात के प्रवाह में शामिल नहीं हुई, बल्कि वह धीरे धीरे सड़क के किनारे रुक गई।
भाई शियांग का दिल धड़क उठा और उसने बेपरवाही से पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर, जो एक युवक था, मुस्कुराते हुए बोला, मिस बाई, मास्टर पे आपसे मिलने आ रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ रुका हूँ। भाई शियांग ने चुपके से अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं, उसकी आंखों में खुशी कुछ क्षण के लिए झलक गई। कुछ ही देर में एक काली सेडान कार धीरे धीरे उनके पीछे आकर रुकी। एक लंबा व्यक्ति कार से बाहर आया और पीछे का दरवाजा खोलकर आगे बढ़ा। वह अंदर नहीं गया, बल्कि दरवाजे पर खड़ा रहा। उसकी गहरी आंखें तटस्थ भाव से देख रही थीं, उनकी तीक्ष्णता मानो किसी की आत्मा में चुभ रही हो। उस डरावनी निगाह के नीचे बाई शियांग का दिल अनियमित रूप से धड़क रहा था। जब उसने धीरे से अपना सिर झुका लिया, वास्तव में आप कौन हैं? यूनिया ने लुओलिन का लाया हुआ शाम का गाउन पहना, सफ़ेद ट्यूल की लंबी ड्रेस, कमर पर क्रिस्टल जड़ित बेल्ट के साथ। इसके अलावा उसमें और कोई सजावट नहीं थी, जिससे एक अलौकिक और कोमल सुंदरता झलक रही थी। हालांकि गाउन से उसकी छाती थोड़ी सी दिख रही थी। यूनिया ने उसकी चपटी छाती को देखा और धीरे से आह भरी। लुओलिन ने प्रशंसा करते हुए कहा, मिस, आप इसमें बिल्कुल शानदार लग रही हैं, बिल्कुल परी जैसी। यूनिया की दुविधा को देखते हुए लुओलिन ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया, मिस, कुछ पैडिंग का उपयोग कर सकती हैं, ये और भी बेहतर लगेगा। यूनिया ने अपने होंठ भींच लिए, जो नकली है वह हमेशा नकली ही रहेगा। चिंता मत करो मैडम, आप अभी भी जवान हैं, आपके विकास की अभी भी गुंजाइश है। नियमित रूप से पपीता खाने और कुछ खास मालिश तकनीकों को अपनाने से आपकी छाती का आकार बढ़ सकता है, लुओलिन ने आगे कहा। यूनिया ने अनजाने में अपनी छाती पर नजर डाली। काले सूट के भीतर छिपा हुआ एक काला स्ट्रैपी टॉप था। नीचे की ओर उसकी परिपूर्णता अशांत थी, जो मनमोहक वसंतकालीन कल्पनाओं को जगा रही थी। ठीक है, वह केवल अपने आप को सांत्वना दे सकती थी, अभी भी जवान है, अभी भी बढ़ने की गुंजाइश है। लेकिन जब वह 18 वर्ष की थी तब भी वह इतनी ही छोटी थी। यूनिया ने सोचा कि क्या भाईयान भविष्य में उसकी छोटी छाती पर ध्यान देंगे। आह, वह क्या सोच रही थी? उसका चेहरा गहरा लाल हो गया और वह मुड़कर अपने कमरे में वापस भाग गई। लुओलिन ने उसे पीछे से देखा, उसके होंठ मुस्कुराहट में बदल गए। जैसे ही वह अपने कमरे में लौटी, उसका फ़ोन बजने लगा। यूनिया ने उसे उठाया और अनजाने में अपनी जीभ बाहर निकाल दी। वह भी उसके बारे में सोच रही थी और अब वह उसे बुला रहा था। नमस्ते भाईयान, तुम क्या कर रहे हो? युवक की गहरी आवाज़ फ़ोन पर आई, जो यूनिया के दिल पर भारी पड़ गई। एक ड्रेस पहनकर देख रही थी। खिड़की के पास जाकर देखा तो दोपहर के 4 बजे का सूरज उसे मादक गर्मी से नहला रहा था, जिससे वह खुशी से आंखें सिकोड़ रही थी। किस लिए? युवक ने हैरान होकर पूछा। आज रात आंटी बाई के भोज में शामिल हो रहा हूँ। भाईयान, क्या आप वहाँ होंगे? उसने लाइन के दूसरे छोर पर उसकी गहरी सांसें सुनी। भोज? हाँ, आंटी बाई परिवार में इसका आयोजन कर रही हैं, क्या आपको नहीं पता भाईयान? बाईरान ने इसे काफ़ी बड़ा मुद्दा बना दिया था, जियांगजहौ में लगभग सभी ने सुना होगा। लानत है, युवक ने उग्रता से गुर्राहट के साथ कहा। यूनिया ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और सहज रूप से सीधे खड़े हो गए। भाईयान, क्या हुआ? मैं पड़ोसी शहर में एक प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा हूं और आज रात वापस नहीं आ पाऊंगा, युवक ने अपनी आवाज़ में थोड़ी निराशा के साथ कहा। मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? अगर मुझे पता होता तो मैं कहीं नहीं जाता। अध्याय 355, 123 किसी का दिल मिल गया, कोई अफसोस नहीं अंडरस्कोर 3। यूनिया ने भौहें उठाईं। कैसी प्रतियोगिता? नेशनल हाई स्कूल बास्केटबॉल लीग। यूनिया को पता था कि भाईयान बास्केटबॉल में बहुत अच्छे हैं और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार जीते हैं, और वे मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। मैं भाईयान के लिए विजयी शुरुआत और ट्रॉफी घर लाने की कामना करता हूँ। अगर मैं चैंपियनशिप जीत भी जाऊं तो भी मैं खुश नहीं होऊंगा। क्यों? लड़के का स्वर बदल गया। जी यूनिया। खिड़की के बाहर चमकती धूप को देखते हुए यूनिया हल्के से मुस्कुराई। ये भोज स्थल अजगरों और सांपों से भरा हुआ है। मेरे लिए तुम्हें कम ही रहना होगा, पुरुषों से बात नहीं करनी होगी, दूसरों द्वारा दी गई कोई भी चीज़ नहीं पीनी होगी, और खुद को किसी भी तरह से परेशान नहीं होने देना होगा। क्या तुमने मेरी बात सुनी? उसकी आवाज़ कठोर थी, लेकिन चिंता से भरी हुई थी। यूहा का दिल गर्म हो गया। ठीक है, मैं कल वापस आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना। फ़ोन रखते ही यूनिया को अंदर से एक खालीपन सा महसूस हुआ। एक दिन का अंतराल 3 मौसमों जैसा लगता है वाली बात वाकई सटीक बैठ रही थी। 5 बजे स्टाइलिस्ट उसके घर पहुंचा। उन्होंने यूनिया का मेकअप किया और उसके बालों को स्टाइल किया। एक प्राकृतिक हवादार लुक के साथ उसकी त्वचा उससे भीगी हुई और आंखें नम दिख रही थीं। वह बेहद खूबसूरत थी, इतनी कि शहरों और देशों को भी हिला दे। यूनिया अपनी ड्रेस का हेम और हाथ में एक छोटा सा क्लच लेकर नीचे की ओर चल रही थी। युनशु और कांग जिनसे सोफे पर बैठे लड़की को ऊपर से उतरते हुए देख रहे थे। दरअसल वह एक खूबसूरत रंग रूप के साथ पैदा हुई थी। उसका रूप और स्वभाव उस तिरस्कृत स्त्री जैसा ही होता जा रहा था। युनशु की निगाहें गहरी हो गईं और उसकी आंखों में जानलेवा इरादे की एक चमक तेजी से गुजर गई। कांग जिनसे ईर्ष्यालु और जलनशील थी, जवान और खूबसूरत थी, और उसका पारिवारिक माहौल भी अच्छा था। इस औरत की जिंदगी इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचती उतना ही ज्यादा गुस्सा आता, और जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचती उतना ही ज्यादा गुस्सा आता। ये कितना हास्यास्पद था कि 30 की उम्र की एक औरत 15 साल की लड़की से ईर्ष्या कर रही थी। दादी, आंटी जियांग, क्या आपको कुछ चाहिए जो मैं आंटी बाई को दे दूं? यूनिया ने मुस्कुराते हुए दोनों महिलाओं की ओर देखते हुए पूछा। युनशु ने चाय पीने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। कांग जिनसे ने व्यंग्य किया, उसे मेरे लिए ये बताओ। यूनिया ने भौहें उठाईं। उन्हें एक तरफ हटने के लिए धन्यवाद भाई शेन, और मुझे, साथ ही उस बच्चे को हमेशा अपनी महान दयालुता याद रखने देने के लिए। अंतिम 4 शब्द बहुत व्यंग्यात्मक थे। यूनिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, मैं संदेश ठीक ठीक बता दूंगी। ये कहकर वह जाने के लिए मुड़ी।
उसकी पोशाक का सफ़ेद शिफॉन कपड़ा हवा की तरह लहरा रहा था, जिससे उसका शरीर और भी सुंदर और नाजुक लग रहा था। उसके मुंह का कोना एक उपहासपूर्ण मुस्कान में ऊपर उठ गया। वे सचमुच सोचते हैं कि युनशेन एक आकर्षक वस्तु है जिसे हर कोई पसंद करता है। आपके लिए वह एक खजाना हो सकता है, लेकिन दूसरों के लिए वह घास से ज्यादा कुछ नहीं है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जब यून्या पहुंची तो विला के बाहर पहले से ही कई लग्जरी कारें खड़ी थीं। कार में बैठे हुए यून्या ने विला के गेट पर कई पत्रकारों को इकट्ठा देखा और उसे सिरदर्द होने लगा। आखिर चाची बाई क्या करना चाहती थीं? उसने फोन किया। यूया, क्या तुम आ गईं? बायरान बहुत व्यस्त लग रही थी क्योंकि पृष्ठभूमि में कुछ शोर था। प्रवेश द्वार पर कई पत्रकार मौजूद हैं। बायरान ने हंसते हुए कहा, मुझे मत बताओ कि तुम डरी हुई हो। तुम नंबर 1 सोशलाइट हो आखिरकार। अपनी इस उपाधि को बदनाम मत करो। अब समय आ गया है कि हर कोई नंबर 1 सोशलाइट की शान देखे। कहीं ऐसा ना हो कि वे इसे एक अवांछित प्रतिष्ठा समझें। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, फिर वे मुझे ऐसे क्यों घूरेंगे जैसे मैं कोई बड़ा पांडा हूँ। यूनिया को ऐसे माहौल से सख्त नफरत थी। यह विचार, ठीक है, अगर आप नहीं आना चाहते तो मैं किसी को आपको पिछले दरवाजे से अंदर लाने के लिए कहूंगा। जल्द ही एक युवक ने कार की खिड़की पर दस्तक दी। क्या आप मिस जी हैं? यूनिया ने सिर हिलाया। हाँ, मैं हूँ। वह आदमी मुस्कुराया। कृपया मेरे पीछे आओ। फिर उन्होंने रास्ता दिखाया। यूनिया ने कदम दर कदम उसका पीछा किया। बाई फैमिली विला एक विशाल आंगननुमा आधुनिक विला था। पिछला दरवाजा एक झील की ओर था, जिसके किनारों पर हरी भरी घास उगी हुई थी। असमान लहरों से परावर्तित होकर आती धूप इतनी चकाचौंध कर देने वाली थी कि देखने में ही तकलीफ होती थी। यूनिया ने सहज ही अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तभी सामने वाला व्यक्ति अचानक घूम गया। उसके हाथ में एक ठंडी चमक थी। वह एक खंजर था। यूनिया ने अचानक एक कदम पीछे हटकर खुद को झील के किनारे पाया। पानी गहरा लग रहा था और जो कोई भी इसमें गिर जाता और तैरना नहीं जानता था, उसकी मौत तय थी। उसकी नज़र तेजी से आसपास घूमी। पिछला दरवाज़ा सुनसान था। अब किसी के उसे बचाने की उम्मीद करना नामुमकिन था। तुम्हें किसने भेजा? यूनिया ने ठंडे स्वर में पूछा। हमलावर को उम्मीद नहीं थी कि वह अब भी इतनी शांत रहेगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पाताल लोक में जाकर पूछना चाहिए। लड़की को बहुत सुंदर समझकर उसकी वासना ने उसे अपनी मालकिन के पास पहुंचाने से पहले उसके साथ खेलने की सोची। आखिरकार मालकिन का किसी को भी जीवित छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उस आदमी की आंखों में वासना देखकर यूनिया ने उपहास किया। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? क्या तुम जानते हो कि मुझे अपमानित करने का क्या परिणाम होगा? हाँ, तुम चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, हमारी जवान मालकिन से तुम्हारी तुलना नहीं हो सकती। तुमने बस गलत इंसान को नाराज करने की गलती कर दी। वह यूनिया का गला पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, ये सोचकर कि ऐसी लड़की को वश में करने में कोई मेहनत नहीं लगेगी। खुद पर खुश होकर उसने कल्पना की कि इस प्यारी सी नन्ही सी जान को अपने अधीन करना कैसा होगा। अध्याय 356 123 किसी का दिल जीतना भी कोई पछतावा न होना है _4। यूनिया ने उस आदमी की कमर की ओर एक लात मारी, लेकिन वह आदमी, जो एक मार्शल कलाकार था, ने आसानी से यूनिया के टखने को अपने हाथ में पकड़ लिया और एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, क्या अच्छा पैर है, मैं इसके साथ 1 साल तक खेल सकता हूँ। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। यूनिया को अंदर ही अंदर उल्टी आने की तीव्र इच्छा हुई। उसका टखना फंस गया था और वह उसे वापस खींच नहीं पा रही थी, जिससे वह अनायासी कांप उठी। उसने एक हाथ से अपने गले में लटके लौकी के पेंडेंट को छुआ और मोहक मुस्कान दी। उसकी आंखें तुरंत मोहक हो गईं, जिससे वह आदमी अचंभित हो गया। ठीक है, अगर आप मुझे जाने दें तो मैं आपके साथ खेलूंगा, कैसा रहेगा? उसकी आवाज़ सचमुच आकर्षक और मधुर थी, जो दिल में एक झुंझुनी पैदा कर देती थी। आदमी ने अनजाने में ही पैर छोड़ दिया और यूनिया ने शालीनता से अपना पैर वापस खींच लिया, फिर बिल्ली जैसी चाल से उस आदमी के पास पहुंची। तुम्हें किसने भेजा है? चूंकि मैं वैसे भी ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगी, तो क्यों न तुम मुझे सच बता दो और मुझे सच जानकर मरने दो, कैसा रहेगा? उस क्षण वह लड़की झील से निकलती हुई परी की तरह लग रही थी, अत्यंत सुंदर और मन को झकझोर देने वाली। आदमी ने सहज रूप से यह सोचकर निगल लिया कि यह एक स्टाइलिश मौत होगी, भले ही वह पेओनी फूलों के नीचे एक भूत के रूप में ही क्यों न हो। हमारी मिस का उपनाम ये है और आपको बस इतना ही जानना है। मेरी सुंदरी, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। ये कहते हुए वह हताश होकर आगे बढ़ा। उपनाम ये? यूनिया की आंखें चमक उठीं। अगले ही पल उस आदमी की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं, लेकिन अचानक उसने यूनिया की गर्दन बुरी तरह पकड़ ली। यूनिया के खूबसूरत चेहरे पर एक ठंडा, बेकाबू भाव उभर आया जब उसने बेरहमी से सुई उसके दिल में घुसा दी। इससे पहले कि वह आदमी कुछ ताकत लगा पाता, वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा। यूनिया ने सुई वापस ले ली और उस आदमी को एक जोरदार लात मारी। TMD, इस चूक की लालसा करने की भी हिम्मत। अभी भी गुस्से में उसने सोचा कि कैसे उस आदमी ने उसके टखने को छुआ था और उसने चाहा कि वह उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। अगर भाई यान को इस बारे में पता चलता तो वह निश्चित रूप से क्रोधित होता। ये उपनाम वाली मिस, उसके दिमाग में तुरंत एक विचार आया। उसकी आंखों में निर्दयता की चमक चमक उठी और उसने सोचा कि बिना उकसावे के उन्होंने इतना क्रूर हमला किया है, मुझे भी उन्हें उसी तरह जवाब देना चाहिए। यूनिया ने शरीर को झील के किनारे खींचने के लिए संघर्ष किया और उसे लात मारकर झील में फेंक दिया। वह देखती रही कि शरीर धीरे धीरे नीचे डूब रहा है। उसकी आंखें ठंडी और उदासीन थीं। झील के किनारे सभी पैरों के निशान मिटाने के बाद यूनिया खड़ी होकर इंतजार करने लगी। इसके तुरंत बाद 20 वर्ष की एक युवती तेजी से आई और यूनिया को देखते ही उत्साह से बोली, मिस जी। यूनिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, यह मैं हूँ। अच्छा, मुझे आपको इंतजार कराने के लिए माफ़ करना। मुझे नीचे जाते समय किसी काम में मदद करने के लिए बुलाया गया था, युवती ने माफ़ी मांगते हुए कहा। यह बहुत अच्छा है, मुझे दृश्य बहुत पसंद आया।
इस झील का पानी बहुत साफ है, यूनिया ने कहा। उसकी नज़र झील की सतह पर टिकी हुई थी, उसके चेहरे पर प्रशंसा के भाव थे। युवती मुस्कुराई और बोली, इस झील का नाम ग्रीन लेक है। गर्मियों में यहाँ बहुत सारी मछलियाँ भी होती हैं। मेरे पति को यहाँ मछली पकड़ने आना बहुत पसंद है। यूनिया के होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए जब वह जाने के लिए मुड़ी। चलो चाची बाई को इंतजार नहीं करवाते, हमें चलना चाहिए। यूनिया की पीछे हती हुई आकृति को देखकर युवती सोच में पड़ गई। क्या ये यून परिवार की प्रसिद्ध कुमारी यून है? वह सचमुच शहर की सबसे प्रतिष्ठित महिला होने की अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरती है। न केवल सुंदर बल्कि शालीन भी, और सबसे बढ़कर उसकी बातचीत का अंदाज कितना कोमल है। जब यूनिया ने बाईरान को देखा तो वह रसोई में नौकरों को रेड वाइन और स्नैक्स बनाने में व्यस्त थी। उसका व्यवहार कठोर और कुशल था, पहले की बेजानियों से बिल्कुल अलग। ये बाईरान कहीं ज्यादा जीवंत और जीवंत लग रही थी। यून परिवार के पिंजरे से बाहर निकलकर उसका जीवन एक बार फिर जीवंतता से भर गया था। यूनिया मंद मंद मुस्कुराई, चाची बाई। उसकी आवाज सुनकर बाईरन ने मुड़कर देखा और देखा कि यह यूनिया था। वह मुस्कुराते हुए उसके पास आए। यूनिया, तुम यहाँ हो। दोनों लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गए और यूनिया ने बाईरन की आंखों और भौहों में असीम खुशी देखी और पूछा, चाची बाई, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। ऐसा लगता है कि प्रोफेसर निंग आपके साथ बहुत अच्छे हैं। बाईरान ने अपनी निगाहें नीची कर ली। उसकी आंखें और भौहें एक आकर्षण से भर गईं। हाँ, वह एक अच्छा आदमी है। मैं जीवन भर उसे निराश नहीं करना चाहती। यूनिया सोच में डूबी हुई देखती रही। जिंदगी भर किसी के इतने सच्चे साथी का साथ पाना वाकई कोई अफसोस की बात नहीं थी। क्या वह और भाईयान भी ऐसी खुशी पा सकेंगे? नहीं, आंटी बाई और प्रोफेसर निंग 10 साल से अलग रह रहे थे। वह भाईयान से 1 साल भी अलग नहीं रहना चाहती थीं। वह आंटी बाई से भी ज्यादा खुश होंगी। एक छोटी सी आकृति बाईरान की बाहों में आ गई, उसकी कमर से चिपक गई और छेड़खानी करते हुए बोली, मम्मी, क्या आज खरगोश अंकल आ रहे हैं? बाईरान ने धीरे से बाईशी के सिर पर हाथ फेरा। उसने शी एर से वादा किया है, इसलिए वह जरूर आएगा। बाईशी ने तुरंत खुशी से ताली बजाई। अंकल रैबिट ने कहा था कि वह मेरे लिए ढेर सारे खिलौने खरीदेंगे, मुझे मनोरंजन पार्क ले जाएंगे और मेरे साथ अभिभावक शिक्षक सम्मेलन में भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा था कि वह हमेशा के लिए शी एर के पिता बनना चाहते हैं। मम्मी, क्या अंकल रैबिट ने जो कहा वह सच है? अध्याय 357 123 किसी का दिल जीतना भी बिना पछतावे के होता है _5। बाईरान की आंखें थोड़ी लाल थीं और उसने धीरे से सिर हिलाया। ये सच है। ये बहुत अच्छी बात है, मुझे भी पिता मिलने वाला है। छोटे लड़के के मासूम चेहरे पर मुस्कान अद्भुत रूप से चमक रही थी, एक ऐसी पवित्रता जो केवल एक बच्चे में ही हो सकती है। हाँ, ये सोचना कि बच्चे ऐसी बातों पर विश्वास कर लेंगे। अचानक एक उपहासपूर्ण आवाज गूंजी। बाईरान की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। यूनिया ने ऊपर देखा और एक कुलीन महिला को दूसरी मंजिल से उतरते देखा। वह कोई और नहीं बल्कि गू चुनरोंग थी। लेडी बाई, यूनिया ने अभिवादन में थोड़ा सिर हिलाया। उसका व्यवहार इतना निर्दोष था कि उसमें कोई गलती नहीं दिखती थी। गू चुनरोंग ने यूनिया की तरफ देखा। उसे यून परिवार से कोई लगाव नहीं था, इसलिए उसका व्यवहार स्वाभाविक रूप से गर्मजोशी भरा नहीं था। उसने सोचा कि अब उसे यून परिवार पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, तो फिर खुश रहने की क्या जरूरत? लोगों को बाहर न निकालना ही काफी उदारता थी। बड़ी बहन, मेहमान लगभग आ ही गए हैं। आपको बाहर जाकर मेजबानी में मदद करनी चाहिए, ताकि कोई भी बाई परिवार पर शिष्टाचार की कमी का आरोप न लगा सके। यह मेरी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन अगर जियांग जियांग ने सचमुच किसी को आमंत्रित किया है और उन्होंने कुछ अप्रिय देखा है, तो ये हमारे बाई परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। गू चुनरोंग ने ठंडी हंसी के साथ मुड़कर वहां से चले गए। यूनिया ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। बाईरान ने आह भरी। मेरी बड़ी बहन सोचती है कि चून की शियांग ने एक बड़ी मछली पकड़ी है, इसलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी भतीजी की चालाकी को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि वह खुद को ही मात नहीं देगी। क्या मिस बाई किसी को वापस लाने की योजना बना रही हैं? ये भी निश्चित नहीं है कि वह किसी को वापस ला पाएगी, वे सब केवल दिवास्वप्न देख रहे हैं। तभी किसी ने बाईरान को बुलाया। यूनिया से बात करने का मौका अब उसकी सीमा पर था। जाने से पहले उसने बाईशी को यूनिया को सौंप दिया और उससे कहा कि वह उसका ध्यान रखे। अब वह जिस पर भरोसा कर सकती थी वह थी यूनिया। जिंग ए, तुम्हें मिस जी और युवा मालिक का अच्छे से ख्याल रखना होगा। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगी, बाईरान ने सख्ती से कहा। जिस लड़की ने यूनिया को अंदर लाया था उसने तुरंत अपना सिर झुका लिया। जी मिस। बाईरान जल्दी से चला गया। बाईशी ने यूनिया को सफ़ेद दांतों की एक पंक्ति दिखाई। उसकी मुस्कान हमेशा की तरह मासूम और शुद्ध थी। बहन यूनिया। यूनिया ने उसे पकड़ लिया। यद्यपि 9 वर्षीय बाईशी का कद 5 वर्षीय बच्चे जैसा था, फिर भी वह इतना हल्का था कि किसी के भी दिल को छू जाए। हालांकि ये कहना जरूरी है कि बच्चा अब भी काफ़ी होशियार था। वह समझ रहा था कि उसे क्या करना है और एक छोटे वयस्क की तरह बोल रहा था। बाईरान के सामने दिखाई गई उसकी सरल मिठास से बिल्कुल अलग। जैसे जैसे समय धीरे धीरे 7 बजे तक पहुंचा, भोज का आयोजन बाहरी उद्यान में किया गया, जो अब शानदार रोशनी से जगमगा रहा था और प्रसिद्ध हस्तियों की चहल पहल से भरा हुआ था, जिसने दर्शकों को चकित कर दिया। बहन यूनिया, बाहर बहुत रौनक दिख रही है, चलो देखते हैं, बाईशी ने यूनिया की बाहों से कूदते हुए और उसका हाथ खींचते हुए बाहर भागते हुए कहा। यूनिया उस शाम कम प्रोफाइल रखना चाहती थी, लेकिन उसने कुछ सोचा और मुस्कुराई। शियर, धीरे करो, तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जिंग एर उन दोनों के पीछे पीछे चल रहा था, एक कदम भी पीछे नहीं हटा। यूनिया ने कई जाने पहचाने चेहरे देखे, लेकिन यान परिवार का कोई सदस्य नजर नहीं आया। यान परिवार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए बाई परिवार उन्हें आमंत्रित नहीं कर सकता था। मेहमान ज्यादातर अमीर परिवारों से थे, जिनके गो और बाई परिवारों से अच्छे संबंध थे, और राजनीतिक हस्तियां कम थीं।
बहन यूनिया, मैं इसे खाना चाहता हूँ, बाईशी ने पेस्ट्री से भरी मेज के सामने खड़े होकर कहा। उसकी छोटी बाहें उस तक पहुँचने में असमर्थ थीं। यूनिया हंसी और उसे चेरी से सजा हुआ चॉकलेट केक का एक टुकड़ा ला कर दिया। बाईशी, किसी पेटू की तरह उसके मुंह पर क्रीम लग गई। यूनिया नीचे बैठ गया और रुमाल से अपना चेहरा पोंछते हुए धीरे से बोला, धीरे धीरे खाओ, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाईशी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन यूनिया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बहन बनोगी? यूनिया ने उसकी नाक थपथपाई। तुम छोटे आकर्षक आदमी, तुम बस बहुत मीठी बातें करते हो। जब तक तुम किसी सुंदर लड़की को नहीं देख लेते तब तक रुको, शायद तुम मुझसे परेशान होना बंद कर दोगे। बाईशी ने अपनी नाक से कुड़ी। उसकी आंखें 2 क्रिस्टल के टुकड़ों की तरह साफ थीं। ऐसा कैसे हो सकता है? सिस्टर यूनिया से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। ये सुनकर यूनिया बहुत खुश हुई। ठीक है, उस टिप्पणी के लिए बहन यूनिया जीवन भर के लिए आपकी बहन रहेगी। तभी कांग जिनशियान हेएन के साथ बाहों में बाहें डाले प्रकट हुआ। कांग जिनिक्सियन ने बैंगनी रंग का शाम का गाउन पहना हुआ था। उसकी कमर के चारों ओर एक हंस पीले रंग का बैग बंधा हुआ था, जिसमें एक धनुष लटका हुआ था, जिससे लालित्य और परिष्कार का माहौल बन रहा था, जो उसके गरिमा में संतुलन को और निखार रहा था। हेयान सफेद सूट पहने हुए थे, गोरी त्वचा और बड़ी आंखों वाले, वास्तव में काफी सुंदर, लेकिन थोड़े गोल मटोल थे और महिलाओं के प्रति उनका आकर्षण था, जिससे उनकी आभा धूमिल हो रही थी। अवसर के अनुरूप सजे धजे होने के बावजूद वे अभी भी अच्छे लग रहे थे। उनके आगमन से निश्चित रूप से हलचल मच गई। लेडी जोऊ की शादी में कांग जिनशियान और हेआन वाली घटना को दबा दिया गया था और उनके रिश्ते के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। इसलिए मेहमान उनकी अचानक जोड़ी को समझ नहीं पाए। अध्याय 358 123 किसी का दिल मिल गया, कोई अफसोस नहीं। अंडस्को 6 जियांग जिनशियान हालांकि यून परिवार की दत्तक पुत्री थी, फिर भी वह कोमल और सौम्य थी और कई प्रतिभाशाली युवकों की प्रशंसा का पात्र थी। गोबर पर ऐसे फूल को चिपका हुआ देखना सचमुच शोक का कारण था। जियांग जिनशियान की नज़रें तुरंत जी यूनिया के शरीर पर टिक गईं। बस एक नज़र डालकर उसने बिना कोई आवाज़ किए चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। उसने हेयन को खींचते हुए फुसफुसाते हुए कहा, मुझे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। चलो थोड़ी देर वहां बैठते हैं। हेयन बेशक जो कुछ भी उसने कहा उसका अनुपालन किया। हेयन को जियांग जिनिक्सियन के हाथ पैर पर हाथ धरे बैठे देखकर यह स्पष्ट था कि दोनों के बीच कुछ चल रहा था, जिससे कुछ लोगों ने अटकलें लगानी शुरू कर दीं। निंग जिहुआन और निंग किंगलिन के आगमन से महिलाओं के एक समूह की आंखें चमक उठीं। निंग जिहुआन एक खूबसूरत युवा सज्जन की प्रतिमूर्ति थे, जबकि निंग किंगलिन विद्वान और सुसंस्कृत थे। दोनों की शैलियां मिलकर देखने में मनमोहक थीं। लेकिन क्या निंग परिवार के लोग हमेशा से ही इस तरह के समारोहों में जाने से कतराते नहीं थे? वे दोनों एक ही समय पर कैसे आ सकते थे? निंग जिजिन ने बच्चे पैदा करने के लिए अपना पद निंग जिहुआन को दे दिया था, जो जियांगजोऊ में कोई रहस्य नहीं था। लेकिन क्या ये कमजोर दिखने वाला युवक वास्तव में निंग परिवार का भार उठा सकता था? क्या ये सचमुच निंग परिवार का प्रभारी व्यक्ति है? बहुत छोटा है। निंग जिजिन क्या सोच रहा था? क्या उसे डर नहीं है कि निंग परिवार उसके हाथों बर्बाद हो जाएगा? तुम्हें क्या पता, निंग जिजिन की नज़र बहुत तेज है। जब से थर्ड मास्टर निंग ने पदभार संभाला है, उसने मास्टर पेई से बहुत सारा इलाका वापस ले लिया है। मेरी राय में थर्ड यंग मास्टर निंग जिजिन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। युवा को कम मत आंको। उसके बगल में कौन है? वह तो कुछ अपरिचित सा लग रहा है। ये निंग परिवार का चौथा युवा स्वामी है। मैंने सुना है कि यह ओल्ड मास्टर निंग का नाजायज बेटा है, जिसके बारे में अब तक बाहरी दुनिया को पता नहीं था। ऐसा लगता है कि यह उसका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन है। जब दोनों व्यक्ति बिना किसी परिवर्तन के भाव के साथ भीड़ के बीच से गुजर रहे थे तो भीड़ में चर्चा का माहौल था। बाईशी ने निंग किंगलिन को देखा और तुरंत अपनी छोटी छोटी टांगों से दौड़कर निंग किंगलिन की लंबी टांग को कसकर पकड़ लिया। खरगोश चाचा, तुमने मुझसे झूठ तो नहीं बोला? मेरा खिलौना कहाँ है? निंग किंगलिन मुस्कुराई, नीचे झुकी और बाईशी के सिर पर हाथ फेरा। शी एक, क्या तुमने अपनी माँ की बात मान ली? बाईशी ने अपना छोटा सा सिर हिलाया। हाँ, मैं माँ की बात सुन रही हूँ। निंग किंगलिन की नज़रें कोमल और उदार थीं। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने किसी तरह एक ट्रांसफॉर्मर खिलौना निकाला। क्या तुम्हें ये पसंद है? बाईशी ने तुरंत उत्साह से उसे ले लिया। वाह, ये तो एक ट्रांसफॉर्मर है। उसने तमाचे के साथ निंग किंगलिन के गाल पर चुंबन किया। शुक्रिया खरगोश अंकल। निंग किंगलिन की आंखें चमक उठीं और उसकी कोमल निगाहें उमड़ पड़ीं। उसने बाईशी के छोटे से सिर पर थपथपाया। प्रोफेसर निंग। यूनिया मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। निंग किंगलिन ने ऊपर देखा, एक खूबसूरत और आकर्षक युवती को देखा और जानबूझकर मुस्कुराए। तुम जरूर यूनिया हो? यूनिया ने भौहें उठाईं। ओह प्रोफेसर निंग, मुझे जानते हैं। रानरान हमेशा मुझसे तुम्हारा जिक्र करता है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे ऐसी परिस्थितियों में मिलने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने चेहरे पर एक परिष्कृत मुस्कान के साथ यूनिया की ओर अपना हाथ बढ़ाया, जिससे एक बहुत ही सहज माहौल का एहसास हुआ। नमस्ते, मैं निंग किंगलिन हूँ। यूनिया ने उससे हल्के से हाथ मिलाया। रानरान और मुझे दोनों को तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। इस वाक्य का मतलब सिर्फ उन दोनों के बीच ही समझ में आया। यूहा मुस्कुराया। प्रोफेसर निंग अतिशयोक्ति करते हैं। यूया इस तरह के श्रेय के पात्र नहीं हैं। निंग किंगलिन के पास चुपचाप खड़े निंग जिहुआन की भौहें इस बातचीत से थोड़ी सिकुड़ गईं। तभी यूनिया ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, जिहुआन। निंग जिहुआन की तूफानी अभिव्यक्ति अंततः साफ हो गई। निंग किंगलिन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? निंग जिहुआन ने अपने होंठ भींच लिए और चुप रहा। यूनिया मुस्कुराई। जिहुआन और मैं दोस्त हैं। दोस्तों? उसके मुंह से ये शब्द सुनकर उसके अंदर एक गर्म धारा दौड़ गई और युवक के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। निंग किंगलिन ने निंग जिहुआन की तरफ देखा, फिर यूनिया की तरफ। उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी थी। अब से तुम मुझे जिहुआन की तरह अंकल फो कह सकती हो।
यूनिया ने उन्हें प्यार से अंकल फोर कहा। निंग किंगलिन ने आगे कहा, यूनिया, क्या मैं बाद में आपसे किसी चीज़ में मदद मांग सकती हूँ? अंकल फोर, बस बोल दीजिए। अगर मैं मदद कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा। निंग किंगलिन ने अपने मुंह के कोने को झुकाकर मुस्कुराया, एक मुस्कान जो पहाड़ के पानी की तरह शुद्ध और कोमल थी। यूनिया ने मन ही मन सोचा, निंग किंगलिन सचमुच बाई रैन से प्यार करती होगी, सचमुच प्यार करती होगी। कुछ ही देर में ये शियाओ शियाओ एक काले कॉकटेल ड्रेस में एक गर्वित काले हंस की तरह प्रकट हुई। स्मोकी मेकअप के साथ उसकी आंखें आकर्षक और बड़ी थीं और उसके लाल होंठ आकर्षक थे। उसकी सुंदरता आक्रामक और भड़कीली थी, मानो कोई रानी दूसरों को ठंडी शान से देख रही हो। ये शियाओ शियाओ के पास गर्व करने और जंगली होने की पूंजी थी। वह ये परिवार की इकलौती बेटी थी जिसकी हुआ देश में स्थिति को और किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं थी। यहाँ तक कि गली के 3 साल के बच्चे भी इस उच्च स्तरीय परिवार को जानते थे। यून परिवार जैसे परिवारों की तुलना में जो आधी संपत्ति तक पहुंच गए थे, वे निश्चित रूप से उच्च वर्ग के थे। अध्याय 359 123 यदि कोई दूसरे का हृदय जीत ले तो उसे कोई पछतावा नहीं होगा। अंडस्को 7 ये परिवार का गढ़ राजधानी शहर में है और ये शियाओ शियाओ चाहे कितना भी घमंडी क्यों न हो, उसे जियांगजोऊ में यून परिवार को कुछ सम्मान देना ही होगा। जैसा कि कहावत है, शक्तिशाली अजगर स्थानीय सांप को दबा नहीं सकता और श्री ये को उनके लिए कुछ विचार दिखाना होगा। यदि यूनिया को जियांगजोऊ में नंबर 1 सुंदरी माना जाता है तो ये शियाओ शियाओ को कंट्री हुआ में नंबर 1 सुंदरी माना जाता है। यूनिया अपने रूप और स्वभाव से लोगों का दिल जीत लेती है, जबकि ये शियाओ शियाओ पूरी तरह से अपने परिवार के समर्थन पर निर्भर रहती है। हालांकि उसका अपना रूप और स्वभाव वास्तव में उत्कृष्ट है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि मिसिए का स्वभाव बहुत खराब है और उनके अलावा किसी और को अपमानित करने पर उसकी मौत हो सकती है। फिर भी लगातार प्रशंसकों की कोई कमी नहीं थी। अगर कोई मिसिए को जीत लेता तो वह जियांगजू जैसी जगह तक सीमित न रहकर आसमान छू जाता। कुछ युवा और प्रतिभाशाली लोग ये शियाओ शियाओ को बेबाक उत्साह से देख रहे थे। ये शियाओ शियाओ ने किसी की तरफ नहीं देखा। भीड़ में जाते हुए उसके चेहरे पर एक भावहीनता थी। अचानक उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और उसकी आंखों की गहराई में एक तेज चमक दौड़ गई। लड़की कार्यक्रम स्थल के किनारे पर खड़ी थी। उसकी सफ़ेद पोशाक सुंदर और कोमल थी। रात के अंधेरे में भी वह सुंदर थी। चमकदार चांद के समान उसकी चमक पानी की तरह बह रही थी। एक जोड़ी चमकदार आंखें चुपचाप उसकी ओर देख रही थीं और उसे एक सौम्य मुस्कान दे रही थीं, जो बहुत ही सुंदर और महान लग रही थी। ये जियाओ जियाओ की आस्तीन के नीचे का हाथ चुपके से कस गया। ये पहली बार था जब उसने जी यूनिया को देखा था और वास्तव में उसे कम नहीं आंका जा सकता था। उन कोमल आंखों में उसने ठंडे उपहास और चुनौती का भाव देखा। उसने हल्के से खर्राटे लिए और घृणा से अपनी नजरें हटा लीं। एक बार बच जाओ, लेकिन दूसरी बार नहीं। यूनिया को नहीं पता था कि उसने मिसिए को इस हद तक कैसे नाराज कर दिया कि वह उसके खिलाफ इतनी बेरहमी से काम करेगी। लेकिन वह समझती थी कि एक महिला की ईर्ष्या कितनी भयावह हो सकती है, विशेष रूप से ये शियाओ शियाओ जैसी राजकुमारी के लिए, जिसे बिगाड़ कर पाला गया था और उसे किसी को नापसंद करने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं थी। यूनिया ने अपनी आंखें नीची कर लीं और धीरे से हंसी। शायद वह जानती थी कि क्यों। ये शियाओ शियाओ भाईयान को पसंद करती थी, लेकिन भाईयान की नज़रें केवल उस पर ही थी। इसलिए मिस, जो गर्व से सोचती थी कि पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है, ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? पर वो क्या कर सकती थी? भाईयान को ऐसी औरत पसंद है, ये सोचकर ही वो असहज महसूस करने लगी। मेरे भाईयान को चुराना चाहते हो? तुम्हें देखना होगा कि तुम में क्षमता है या नहीं। जिहुआन उसके पास खड़ा होकर धीमी आवाज में बोला, चिंता मत करो, मैं उसे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। युवक की आवाज़ कोमल और मार्मिक थी। यूनिया ने उसकी ओर देखा और वह सुंदर किशोर साफ आंखों से उसे देख रहा था। यूनिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जिहुआन, मैं किसी के द्वारा धमकाई नहीं जाऊंगी। मक्खियों का एक झुंड उससे चिपक गया था जिसे भगाना नामुमकिन था। ये शियाओ शियाओ तंग आ चुकी थी। उसका चेहरा ठंडा और उदासीन था। लीनान उसके पीछे पीछे चल रही थी, संरक्षक देवदूत की तरह काम करते हुए मक्खियों के झुंड को भगा रही थी। जियाओ जियाओ, उस व्यक्ति का फोन नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है कि योजना विफल हो गई है। ये शियाओ शियाओ ने ठंडे होंठों से कहा, जी यूनिया अभी भी जीवित और स्वस्थ है। क्या आपको लगता है कि आपके प्रश्न का अभी भी कोई महत्व है? लीनान ने अपना सिर झुका लिया। मैं लापरवाह थी जियाओ जियाओ। ये शियाओ शियाओ ने अपनी कनपटी के पास अपने बालों को सहलाते हुए ठंडे स्वर में कहा, नहीं, यह मेरी लापरवाही थी कि मैं सोच रही थी कि तुम उसे संभाल सकती हो। ऐसा लगता है कि यह जी यूनिया मेरी सोच से कहीं ज्यादा चालाक है। तो अब हम क्या करें? वह चौंक गई, क्योंकि ये शियाओ शियाओ असल में जी यूनिया की जान लेने पर तुला था। ये जियांगजोऊ था, राजधानी नहीं, और यूनिया, चाहे जो भी हो, यून परिवार की ही तो मिस थी। अगर इससे वाकई कोई मौत हो जाती तो सफाई करना मुश्किल हो सकता था। लेकिन उसने ये शियाओ शियाओ के आदेशों की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। लोगों की नज़र में वह ये शियाओ शियाओ की एक सहपाठी मात्र थी, यहाँ तक कि उसकी एक नौकरानी भी। लेकिन सच तो यह है कि वह एक अंगरक्षक थी जिसने कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया था, जिसे लेडी ए ने ये शियाओ शियाओ के साथ रहने और उसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होने के लिए व्यवस्थित किया था। क्या करें? वह इसे एक पल के लिए टाल सकती है, जिंदगी भर नहीं। बोलने के बाद उसने लीनान के कान में कुछ निर्देश फुसफुसाए, जो हैरान लग रही थी। लेकिन मुझे डर है कि शायद यह उचित न हो। ये शियाओ शियाओ ने उसे ठंडी निगाहों से घूरा। क्या अब तुम मेरी बात भी नहीं सुनोगी? ठीक है, मैं अपनी माँ को फ़ोन करके किसी और को भेजने के लिए कहूँगी। लीनान ने तुरंत अपना सिर झुका लिया। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए मिस, मैं तुरंत इसका ध्यान रखूंगी। ये शियाओ शियाओ ने अपने होठों को थोड़ा मोड़ा और धीरे से उसके कंधे पर थपथपाया। लीनान, निश्चिंत रहो, जब तक तुम मेरी बात मानोगी मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। लीनान के दिल में इस लड़की के लिए प्यार और नफरत का मिश्रण था।
यदि उसे वापस भेज दिया जाता तो वह अच्छी तरह कल्पना कर सकती थी कि उसका क्या होगा। बाइशी निनकिंगलिन को परेशान करने में बहुत मजा ले रही थी, जो एक बेहद धैर्यवान इंसान थी और बाइशी का बहुत ध्यान रख रही थी। यूनिया ने देखा, फिर मुड़कर जिहुआन से कुछ कहा और वहां इकट्ठा हुई युवतियों के समूह के पास चली गई। यूनिया के आगमन के साथ ही उनके बीच का माहौल कठोर हो गया और जब वे उसे देख रहे थे तो उनकी आंखों में छिपी हुई शत्रुता प्रकट हो गई। अध्याय 360 रेशियो 123 यदि कोई दूसरे का हृदय जीत ले तो उसे कोई पछतावा नहीं होगा। _8 यूनिया बहुत सुंदर थी, उसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी थी और उनका उनसे कोई परिचय नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये लड़कियां यूनिया को पसंद नहीं करती थीं। बहनों, मैं अभी अभी देश लौटी हूं और मेरा कोई दोस्त नहीं है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकती हूँ? लड़की की नज़रें सच्ची और चमकदार थीं और उसकी बातचीत का अंदाज भी सौम्य और विनम्र था, जिससे किसी के लिए भी घृणा महसूस करना मुश्किल हो गया। यूनिया की सबसे करीबी लड़कियों में से एक ने मुस्कुराते हुए यूनिया का हाथ पकड़ लिया। जरूर, तुम कर सकती हो। अगर मेरी भी इतनी सुंदर छोटी बहन होती तो मैं अपने सपनों से मुस्कुराते हुए जागती। यूनिया ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा जिसके छोटे बिखरे बाल जीवंत और उत्साहपूर्ण थे और कृतज्ञतापूर्वक कहा, फैनयंग, तुम बहुत दयालु हो। फैनयंग ने आश्चर्य से अपनी बाहें उठाईं। तुम मुझे जानते हो? फैनयंग, आपने मात्र 16 वर्ष की आयु में एफएक विश्व चैंपियनशिप जीती थी। आपने दिखाया कि महिलाएं भी पुरुषों जितनी ही मजबूत हो सकती हैं। मैंने आपकी सभी रेस देखी हैं, मैं वास्तव में आपकी छोटी प्रशंसक हूँ। लड़की ने मनमोहक भाव से कहा, मानो वह सचमुच एक छोटी प्रशंसक में बदल गई हो। उसकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। फैनयंग ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए लड़की की ओर एक और नजर डाली। ओह, लेकिन मैं तो पहले ही रेसिंग की दुनिया छोड़ चुकी हूँ। यूनिया ने कुछ खेद व्यक्त किया। टाइगर माउंटेन में हुई वह लड़ाई जहां फैनयंग पर एक प्रतिद्वंद्वी ने घात लगाकर हमला किया था और उसकी बांह घायल हो गई थी, जिससे वह फिर कभी गाड़ी नहीं चला सकी, रेसिंग जगत के लिए वास्तव में एक बड़ी क्षति थी। बहुत से लोग यह नहीं जानते थे कि उन्होंने रेसिंग क्यों छोड़ दी और जब तक कोई उनका सच्चा प्रशंसक न हो उन्हें इसकी जानकारी नहीं होगी। पहले तो उसने सोचा कि यह लड़की जानबूझकर उसके करीब आ रही है। उसे लगा कि वह कोई षड्यंत्र कर रही है और उससे बात करने पर उसे पछतावा होने लगा, लेकिन अब उसे कुछ हद तक अपराधबोध महसूस होने लगा। लोगों के बारे में हमेशा बुरा मत सोचिए, ये सुंदर और कोमल युवती स्पष्ट रूप से एक ईमानदार प्रशंसक है। फैनयंग ने उत्सुकता से उसका हाथ थाम लिया। मेरी माँ ने कहा कि मैं अपने शौक के प्रति महत्वाकांक्षा खो रही हूँ, यहाँ तक कि मेरा प्रेमी भी मुझे समझ नहीं पा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो वास्तव में मुझे समझते हैं। यूनिया हल्के से मुस्कुराए, उसकी आंखों में रोशनी की एक झलक दिखाई दी। फैनयंग एक विद्वान परिवार से थी। उनके दादा जियांग जो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, उनकी दादी देश की एक प्रसिद्ध संगीतकार थी और उनके माता पिता दोनों राजनयिक थे। उनका ननिहाल भी एक प्रसिद्ध विद्वान परिवार था। ऐसे परिवार में पली बड़ी बेटी प्रतिभा और गरिमा से भरपूर होनी चाहिए थी, लेकिन फैनयंग अपवाद थी। बचपन से ही वह एक लड़के जैसी थी। फैन परिवार के मजबूत विद्वान माहौल में बिल्कुल भी ढल नहीं पाती थी, जिससे लगभग यही लगता था कि कहीं जन्म के समय ही उन्हें बदल तो नहीं दिया गया। रेसिंग से प्यार हो जाने के बाद वह अजय हो गई और वह उन सभी खेलों के प्रति भावुक हो गई जो लड़कों को पसंद थे, जैसे कि ताइक्वांडो, मुक्केबाजी, साहसिक खेल इत्यादि, जिससे लोग ये सोचकर अफसोस करते थे कि वह गलत समय में पैदा हुई थी। हालांकि जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, वह अपने प्रेमी के साथ घुलने मिलने लगी और धीरे धीरे उसकी धार कम होती गई। वह एक कुलीन महिला बन गई जो मुस्कुराते समय अपने दांत मुश्किल से दिखाती थी। फिर भी वह अपनी हड्डियों में अंतर्निहित शांत और संतुलित स्वभाव को नहीं बदल सकी। उसके माता पिता का राजनीतिक क्षेत्र में काफी महत्व था और बहुत से लोग फैन परिवार को भड़काने की हिम्मत नहीं करते थे। यही कारण था कि यूनिया उससे दोस्ती करना चाहती थी। कुछ ही देर में वे दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गईं कि बाकी लड़कियां ईर्ष्या से जल उठीं। फैनयंग तक पहुंचना मुश्किल था और वे बमुश्किल उससे बातचीत शुरू कर पाई थी कि यूनिया ने उन्हें पहले ही झुंझलाकर अंदर ही अंदर झकझोर दिया। फैनयंग, मुझे पता ही नहीं था कि तुम रेस कार ड्राइवर हुआ करती थी। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, यूनिया ने उस लड़की से कहा जो बोल रही थी। उसका चेहरा नाजुक और शरीर थोड़ा भरा हुआ था, लेकिन वो काफी अमीर लग रही थी। यूनिया को अपनी तरफ देखते देख उसने यूनिया को घूर कर देखा। यूनिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी नजरें नीचे कर लीं। फैनयंग की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई जब उसने बोलने वाली लड़की की ओर देखा। यहाँ काफी चहल पहल है, मैं भी मजे में शामिल हो जाऊंगी। तुम लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं होगी, है ना? ये जियाओ ने दृढ़ता से कहा। कुछ लड़कियां जो फैनयंग पर फिदा थीं, वे तुरंत ये शियाओ की चापलूसी करने लगीं। फैनयंग के होंठ थोड़े मुड़ गए। ये मौसम के दोस्त हैं। यूनिया ने अपने होंठ भींच लिए और फैनयंग के पास चुपचाप खड़ी हो गई। फैनयंग ने उसकी तरफ देखा। उसे उस लड़की का सुंदर और कोमल रूप ही नजर आ रहा था। टिमटिमाती रोशनी में एक अलग ही शांत सुंदरता थी, मानो किसी का भी दिल उसके साथ शांत हो जाए। तुम क्यों नहीं जाते? फैनयंग ने पूछा। यूनिया हल्के से हंसी। मैं क्यों जाऊं? ये शब्द बोलते समय लड़की का व्यवहार गर्व और उदासीनता से भरा था, मानो जिस ये शियाओ को हर कोई खुश करने की कोशिश कर रहा था, वह एक बेकार पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं था जो उसकी एक नज़र के भी लायक नहीं था। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।